गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आर्य कौन थे और उनके मूल निवास स्थान कहाँ थे, यानी ओरिजिन एंड ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। आर्य कौन थे, इस प्रश्न को लेकर के विद्वानों के बीच में मतभेद है, लेकिन सामान्यतः आर्य शब्द का तात्पर्य भद्र अथवा सम्मानित व्यक्तियों से किया जाता है। जेंटलमैन, इन शब्दों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्य वो भाषाभाषी थे जो संस्कृत बोला करते थे। ये भारतीय, फारसी, ग्रीक, प्लूटोनिक लोगों के पूर्वज माने गए हैं। ये गौरवर्ण, लंबे कदकाठी, ऊंचे नाक और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हुआ करते थे। इनका स्वभाव निर्भीक और वीर हुआ करता था, लेकिन अनेक विद्वानों के बीच में यह मतभेद है कि आर्य थे कौन और कहां से आए थे। ये माना जाता है कि आर्य, एक थ्योरी है कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो द्रविड़ हैं, उनको ये पराजित करके उत्तर भारत के क्षेत्र से दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिए और अपने आप को इन्होंने आर्य कहा और मूल निवासी को द्रविड़ और कालांतर में इन्हें दस्यु या दास कहा। आर्यों के मूल निवास के संबंध में तीन थ्योरी हैं। पहला थ्योरी कहता है कि ये यूरोपियन ओरिजिन के थे, यानी ये यूरोप के मूल रूप से निवासी थे। दूसरे थ्योरी के अनुसार विद्वानों का मानना है कि ये मध्य एशिया के रहने वाले थे और तीसरे का मानना है ये और कहीं नहीं, भारत के ही निवासी हुआ करते थे। यूरोपीय थ्योरी को प्रतिपादन करने में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो है फिलिप्पा सेसेटी का। फिलिप्पा सेसेटी एक व्यापारी थे, फ्लोरेंस के निवासी थे। वे भारत जब आए थे तो काफी समय तक भारत में रहे थे। 5 वर्षों तक उन्हें भारत में रहा। उन्होंने थ्योरी को दिया कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। सन 1876 ईस्वी में विलियम जोन्स, जो कि एक न्यायाधीश हुआ करते थे, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक पत्र पढ़ा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश किया कि जिस प्रकार संस्कृत भाषा में पितृ होता है, जिसका मतलब पिता होता है, उसी तरह लैटिन में इसी से मिलता जुलता शब्द है पितर। ग्रीक में इसे ही पतेर कहते हैं। अगर अंग्रेजी में देखें तो यही पतेर फादर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पितृ शब्द पेतर, और आगे में अंग्रेजी में फादर बन जाता है। जो नाम की साम्यता थोड़े बहुत अंतर के साथ एक ही रहती है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि संस्कृत का वर्ड द्वौ का मतलब दो होता है, लैटिन में दुआ कहते हैं, आयरिश में दो और लुथियानियन में दू और इंग्लिश में टू। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि
काफी कुछ सामान्यता दिखलाती है उनके अनुसार कि ये हो न हो ये यूरोप से आए हैं, और इस तरह के टर्म को साम्यता दिखलाती है कि आर्य कहीं नहीं यूरोप से आए थे। इन्होंने आगे कहा कि ये सभी भाषी कहीं पहले बहुत पहले एक साथ रहा करते होंगे। काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन जब आया तो ये कालांतर में ये विभिन्न हिस्सों में पलायन कर गए या अग्रसर हो गए और भारत में भी आए और आर्य के रूप में आए। अपनी मातृभूमि का त्याग करने का वास्तविक कारण यूरोपीय विद्वान प्रकाश नहीं डाल पाते हैं, लेकिन यूरोपीय तर्क के समर्थकों के मानना है कि इनका निवास स्थान यूरोप ही था और यूरोप में कहाँ है इस पर विद्वानों के बीच मतभेद है। विभिन्न विद्वान विभिन्न तर्क देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी गाइल्स, ये एक पुस्तक लिखी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने पी गाइल्स ने हंगरी को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। उनका आधार वहां से प्राप्त वनस्पति, वहां से प्राप्त जीव जंतु और वहां से प्राप्त वृक्षों के आधार पर ये शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की बात करते हैं कि ये हंगरी में गेहूं और जौ का ज्ञान हुआ करता था प्राचीन काल में। पशुओं में भेड़, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, हिरण का ज्ञान था। जंगली पशुओं में ये देखते हैं कि भेड़िया और भालू का ज्ञान था। गधे तथा खच्चर से ये परिचित नहीं थे। जंगली पशुओं में भेड़िया भालू का ज्ञान तो था, लेकिन बाघ एवं सिंह का इनको ज्ञान नहीं था, जो भारत में इनको आने पर ये पशु मिले। तो खाद्यान्नों और पशुओं के आधार पर इन्होंने कहा कि ये हंगरी में पाए गए थे। ये हंगरी में इनका मूल निवास था और यहीं पर एक स्थान है जहां घोड़ों के लिए खुले घास के मैदान थे और घोड़ों का ज्ञान था और आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। तो ये इस आधार पर पी गाइल्स ने हंगरी के जो मैदानी क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेहरिंग महोदय दक्षिणी रूस के क्षेत्र को, जिसे आजकल हम किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को वो सेंट्रल एशिया से जुड़े हुए क्षेत्र जो था यूरोप का, उस क्षेत्र को जो आर्यों का मूल निवास मानते हैं। जो रसिया का, जो प्राचीन रसिया का जो दक्षिणी हिस्सा था, उसको ये मानते हैं आर्यों का मूल निवास था। उनका मानना था कि उस समय वह क्षेत्र काफी उपजाऊ था और स्टेप जो घास के मैदान होते थे वो पाए जाते थे, और आर्यों का मूल स्थान इसी क्षेत्र को मानते हुए वो कहते हैं कि ये तमाम चीजें जो आर्यों की प्रिय थी वो वहीं पाए जाते थे, इसीलिए दक्षिण रूस को नेहरिंग महल मानते हैं। लेकिन पी गाइल्स का मानना है कि दक्षिणी रूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आंशिक प्रमाणों के आधार पर हम नहीं कह सकते कि आर्यों का मूल निवास दक्षिणी रूस का क्षेत्र होगा। एक और थियरी है जर्मनी का। पेनका महोदय, उनका मानना है कि इनके जातीय संबंधों, रक्त, वर्ण, इनके बालों के बनावट जो होती थी वो आर्यों के द्वारा वर्णित उनके शारीरिक स्वास्थ्य से बिल्कुल मेल खाती थी, और इसके आधार पर पेनका महोदय स्कैंडिनेविया के क्षेत्र में जो जर्मनी से जुड़ा हुआ
जर्मनी से क्षेत्र में आता है उसको मानते हैं और इसके आगे वह ध्वंसावशेषों का भी एक आधार बनाते हैं। उससे विशेष रूप से उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पात्रों के उसके ऊपर अंकित ज्यामितीय डिजाइनों के आधार पर उनका मानना है कि आर्य लोग मध्य जर्मनी में ही निवास स्थान रहते होंगे, वही उनका मूल स्थान रहा होगा। परंतु आलोचकों का मानना है कि इस तरह की साम्यता तो रूस, पोलैंड और त्रिलोक्य जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसके आधार पर सारे के सारे यूरोप में आर्यों का मूल स्थान रहा होगा। कोई एक निश्चित अगर स्थान है तो हम मान सकते हैं, लेकिन इस तरह की तारतम्यता, इस तरह की समता कई स्थानों से स्थापित करने से नहीं कहा जा सकता कि यूरोप ही उनका स्थान था। नेक्स्ट थ्योरी है सेंट्रल एशिया। इस सिद्धांत को मानने वाले, सेंट्रल एशिया के सिद्धांत वालों का मानने वालों का मानना है कि मध्य एशिया में विशेष रूप से ईरान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ पाया जाता है जिंदे अवस्था, जो फारसियों का, ईरान के फारसियों की एक सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है और आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ऋग्वेद है। इन दोनों में काफी साम्यता है। अगर हम पढ़ें तत्व वज असूर तचित मेदिष्ट वस्मी इंद्र वायु मित्र, अगर ये ऋग्वेद में है तो इससे मिलता जुलता देखिए किस तरह से हम पाते हैं जिंदे अवस्था में तत्स्व प्रभुर तचित मेदिष्ट वस्मी इंद्र वायु मित्र। स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है और यहाँ त्व के बदले स्व है और वस्मी के बदले में वस्मी है। तो इस तरह से अंतर के आधार पर उनका मानना है कि ये चूंकि काफी समय तक साथ रहे होंगे और कालांतर में वहां से स्थानांतरित होकर भारत आ गए होंगे। चूंकि एकाध शब्द ही नहीं, पूरी की पूरी पंक्ति ही तारतम्यता रखती है और साम्यता रखती है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो संबंध थे वो उनको नजदीकी का दिखाता है। ये संभवतः कहीं न कहीं ईरान के आसपास या सेंट्रल एशिया के आसपास रहे होंगे, जो कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण या किसी और के कारण वहां से स्थानांतरित होकर के भारत की ओर चले गए। फिर आगे इस स्तर का मानना है कि इन दोनों का कृषि था और पशुपालन था। आर्यों का भी था और सेंट्रल एशिया में ईरान में रहने वाले। प्रारंभ में ये लोग वर्ष की गणना शीत ऋतु से करते थे, लेकिन कालांतर में शरद ऋतु से करने लगे। तो संभवतः वहां से शरद ठंडे प्रदेशों से हट करके दक्षिण की ओर आ गए होंगे और शरद का मौसम जहाँ तापमान थोड़ा सा अच्छा रहा होगा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहा होगा, जो शरद का मौसम होगा वहां पर रहते होंगे। फिर आर्य लोग नावों से परिचित थे, झील और नदी से परिचित थे। इस तरह से हम पाते हैं कि ऐसे वातावरण में रहने के कारण, फिर घोड़ों के ज्ञान होने के कारण, जो कि सेंट्रल एशिया में भी पाए जाते हैं, तो वहाँ भी नदियाँ पाई गई, झील पाई गई हैं। पीपल के पेड़ का भी ज्ञान उनको था, दोनों को ज्ञान था। इस तरह से हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें से पता लगता है कि आर्यों को ये तमाम चीजें पता था। वेदों में वर्णन है इन सब चीजों का। तो निसंदेह रूप से ये सेंट्रल एशिया में रहे होंगे। एक और चीज है, आम और बरगद का ज्ञान नहीं था और ये दोनों पौधे वहां नहीं पाए जाते हैं। तो चूंकि ये सभी वस्तुएं पाई जाती हैं, तो कुछ इसमें और भी थ्योरी आते हैं। ब्रेडनस्टाइन का भी थ्योरी है कि इनका मानना है कि जीव जंतुओं, वनस्पतियों और के आधार पर यूराल पर्वत के दक्षिण के जो क्षेत्र हैं, विशेष रूप से किर्गिज प्रदेश का करता है, किर्गिज के जो स्टेप लैंड है उस क्षेत्र में माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत से जल जंतु हैं जो कि काफ़ी कुछ तारतम्यता रखते हैं आरों से। विशेष रूप से सुअर, बिलाव, बारहसिंगा,
भेड़िए, लोमड़ी इत्यादि पशु का ज्ञान उनको था, सेंट्रल एशिया के लोगों को, और आर्यों को भी इन सब चीजों की जानकारी थी। फिर उनके जो पौधे थे, जो घास के मैदानों की चर्चा करते हैं, जो घोड़ों के लिए आवश्यकता होती थी, ये वहां भी पाए जाते थे और भारत में पाए जाते थे। कुछ विद्वान पामीर प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। कुछ भाषा के आधार पर भी मानते हैं कि पामीर प्रदेश का जो क्षेत्र है उस प्रदेश में रहते होंगे। कालांतर में वहां से वो दक्षिण की ओर अग्रसर होकर कुछ ईरान की तरफ बढ़ गए और कुछ भारत के मैदानी क्षेत्र, जो सप्त सिंधु प्रदेश है, उस क्षेत्र में पहुंच गए। लेकिन आलोचकों का मानना है कि अगर जल का बाहुल्य था, मातृभूमि उर्वरा थी, पैदावार अच्छी थी, तो आर्यों का मूल निवास यही होना चाहिए। तो मूल स्थान से अपनी मातृभूमि में इतनी संख्या में वो कम क्यों रह गए? जो अगर तिब्बत का रीजन है या वो पामीर के पठार का क्षेत्र, तो वहां ऐसे कम क्यों रह गए? और वेद में मध्य एशिया का संकेत तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर मध्य एशिया में आए हो या तिब्बत के क्षेत्र में आए हो या ऐसे क्षेत्रों में आए जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। अब आर्कटिक प्रदेश का थ्योरी, एक नई थ्योरी आती है, वो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये ऐसे प्रदेश में रहते थे जहां पर एक लंबा दिन होता था, जहां लंबी रातें होती थी, कई कई महीनों तक का प्रातः काल हुआ करता था। और ये तमाम से लक्षण आर्कटिक प्रदेश यानी ध्रुवीय प्रदेशों का इंगित करता है। तो इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि ये ध्रुवीय प्रदेश में रहते होंगे या आर्कटिक रीजन में रहते होंगे। एक बार पुनः तिब्बत की थ्योरी पर हम आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत रहा होगा, और उन्होंने इस बात का वर्णन अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है। अपने विवरणों को आधार पर जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने यह कहा, ये प्रारंभ में वहां रहते थे और कालांतर में ठंड प्रदेश से उतर करके नीचे की ओर आए और कुछ क्षेत्र में ईरान के क्षेत्र में भी अग्रसर हो गए। इनका समर्थन करते हैं एफी पेनिंगटन महोदय। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में भी उन्होंने लिखा और स्वामी दयानंद सरस्वती के मत का उन्होंने समर्थन किया, और वैदिक साहित्य के अध्ययनों को आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया गया। और जब स्थानांतरण का कारण वो बताते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, इस कारण वो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण ये वहां से स्थानांतरित होकर के नीचे की ओर उतरे और फैल गए। अब एक नई थ्योरी आती है, इंडियन थ्योरी। वो इंडियन थ्योरी है गंगानाथ झा का। उन्होंने ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल स्थान माना है। उसने सप्त सिंधु प्रदेश को, क्योंकि ऋग्वेद में 7 नदियों का बार बार झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, इनका वर्णन बार बार आता है, और इसी के आधार पर गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश को, जहाँ पर ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास माना। उन्होंने यहाँ माना कि यहाँ के मूल निवासी में देव और असुर संग्राम हुआ, और उस संग्राम में
यहाँ के लोगों को स्थापित किया और यहाँ पर मूल निवास। एल.डी. कल्ला भी मानते हैं कि भारत ही उनका मूल निवास है, परंतु वो भी तिब्बत की ओर या हिमालय के क्षेत्र को इंगित करते हैं। इसी भारतीय मूल को आर्यों को भारतीय मूल को बताने वालों में एक और हैं डी.एस. द्विवेदी महोदय। उनका मानना है कि ये भारत के थे और मुल्तान क्षेत्र में थे, जो कि पंजाब से नीचे और सिंध से ऊपर, यानी सिंध और पंजाब के बीच के क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मानते हैं। और उनका मानना है कि आर्यों ने संस्कृत का प्रयोग किया और ये भाषा इस देश में आज भी बोली जाती है। अब इसका जड़ है तो इसके आधार पर मानते हैं कि ये भारत के रहने वाले हैं। लेकिन एक वेदों के संस्कृत के आधार पर अगर माना जाता है तो यहाँ पर संस्कृत का प्रचार जो हुआ वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान में भी संस्कृत का प्रचार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ विद्वान इस बात पर का विरोध करते हैं। अगर फिर वो कहते हैं कि अगर आर्य यहाँ से बाहर जाते तो इससे पहले कि वो बाहर जाते संपूर्ण भारत का आर्यकरण हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ सीमित भारतीय ही आर्य हुए। अतः भारत को आर्यों की भूमि नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार तीनों थ्योरी है, यूरोपियन थ्योरी है, सेंट्रल एशिया थ्योरी है और भारतीय थ्योरी है। यानी कि या यूरोप के, मध्य एशिया के और भारत के तीनों थ्योरी काम करती है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है कि ये कहीं न कहीं मध्य एशिया से आए थे और उनकी दो प्रजातियां थी, एक ईरान गई और दूसरी भारत आई। लेकिन अभी भी विद्वानों के बीच में ये अध्ययन कार्य जारी है। जब तक कि हम निश्चित रूप से न जान सके कि आर्य कहाँ के थे, तब तक ऐसे हम ये मान कर चलते हैं कि आर्य जो थे अब या तो भारत के थे या सेंट्रल एशिया के थे। तो आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ऋग्वेद और ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, फिर हम उत्तरवेद पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ते जाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।